Hello everyone, this is Mansi and welcome back to Career Notice Board. So friends, क्या आप जानते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में सबसे चिल और रेप्यूटेड जॉब कौन सी है जिसमें ना पब्लिक डीलिंग की टेंशन होती है और ना ही ज़्यादा काम का दबाव। मैं बात कर रही हूँ आरबीआई असिस्टेंट की, जो कि एक ऐसी पोस्ट है जिसे क्लरिकल कहना शायद कम होगा, क्योंकि यहाँ मिलने वाली सैलरी और सुविधाएं किसी भी बैंक के ऑफिसर लेवल को टक्कर देती है। इसीलिए ये वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड जॉब्स में से एक है। एंड गुड न्यूज़ इज़ कि इस साल के लिए आरबीआई ने वैकेंसीज़ आरबीआई असिस्टेंट पोस्ट के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में इस नोटिफिकेशन को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। हम देख सकते हैं कि रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट पैनल ईयर 2025 इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड आरबीआई की तरफ से वैकेंसीज़ आई हुई है। टोटल पोस्ट है 650 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका सिलेक्शन ऑफ द पोस्ट अगर हम देखें तो 2 फेजेज़ में हमें देखने मिलेगा, जैसे कि फ़र्स्ट है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एंड इसके बाद मेंस एग्जामिनेशन। इन दोनों अगर में कोई कैंडिडेट क्लियर होता है तो इसके बाद में हमें एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी देनी होगी। इसके साथ अब हम देखेंगे मोड ऑफ़ एप्लीकेशन। ऑनलाइन ही आपको इसके फॉर्म्स फिल करने हैं और बैंक की वेबसाइट दी हुई है यहाँ पर, जो कि है www.rbi.org.in। यहाँ जाके आपने आपका जो एग्जामिनेशन का फॉर्म है वो फिल कर लेना है। कैंडिडेट्स में क्लिक ऑन द लिंक बिलो फॉर फिलिंग इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। उनके नोटिफिकेशन में उन्होंने डायरेक्टली यहाँ पर एक लिंक प्रोवाइड करी हुई है, अगर आप इस नोटिफिकेशन से डायरेक्टली फॉर्म भरना चाहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट डेट्स। एप्लीकेशन विंडो ऑलरेडी ओपन हो चुका है, जो कि 16 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक के है। बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड इन्होंने नहीं दिया है, तो इसलिए लास्ट डेट तक का वेट हमें यहाँ पे नहीं करना है। इसके बाद पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फ़ीस के लिए 16 फरवरी टू 8 मार्च, अगेन इतना टाइम पीरियड हमें मिलेगा। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है फॉर्म फिल करने में तो उसे रेक्टिफाई करने के लिए यहाँ पर डेट्स फ़िलहाल एनक्लोज नहीं हुई है, बट इन द ड्यू कोर्स, मतलब अभी इस फॉर्म फिलिंग के दौरान ही हमें इसके बारे में भी पता चल जाएगा। आफ्टर दैट स्केड्यूल फॉर ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन अगर देखें तो टेंटेटिव डेट यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी है, जो कि है 11 अप्रैल 2026। मतलब कि ऑलमोस्ट 1.5 मंथ हम बोल सकते हैं कि हमारे पास है टू प्रिपेयर। आफ्टर दैट ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन की डेट है 7 जून 2026। ये टेंटेटिव डेट्स है, यहाँ पर किसी तरह का कोई चेंजेस भी आ सकते हैं। इसके बाद हेल्प फैसिलिटी के लिए बताया गया है कि अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट या फिर कोई प्रॉब्लम आती है फॉर्म फिल करते वक्त, तो आप यहाँ पर इस लिंक पर जाकर आपकी जो भी कंप्लेंट्स है वो आप हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे डिटेल्ड नोटिस है, जो कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हमें पर्टिकुलर स्टेट में पर्टिकुलर ऑफिस में कितनी वैकेंसीज़ पर्टिकुलर कास्ट के लिए है, तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं ताकि आप डिसाइड कर सकें कि आपको फॉर्म कहाँ से फिल करना है। लाइक फॉर एग्जांपल हम देखें तो एससी कैटेगरी के लिए टोटल 110 वैकेंसीज़ है, यहाँ पर एसटी के लिए 37 एंड ब्रैकेट में 1 दिया हुआ है। जो ब्रैकेट की जो वैकेंसीज़ है वो बैकलॉग वैकेंसीज़ है। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं कि पीडब्ल्यूबीडी में ग्रुप बी में 23 बैकलॉग वैकेंसीज़ है। अकॉर्डिंगली अपने यहाँ से चेक कर लेना है कि कौन से स्टेट में एंड आपको फॉर्म फिल करना है। इसके अलावा जो बैंक है वो राइट्स रिजर्व करता है कि वो जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है उसे कम या ज़्यादा कर सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो जो नेशनलिटी है, जो कैंडिडेट है वो सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए। इसी के साथ अगर आप नेपाल, भूटान या फिर तिब्बतियन रेफ्यूजी है और अगर 1 जनवरी 1962 से पहले आपने इंडिया में एंटर कर लिया है परमानेंटली, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया देखें तो बिटवीन 20 टू 28 ईयर्स की एज क्राइटेरिया यहाँ पर दी हुई है। एंड मतलब कि जो कैंडिडेट्स 2 फरवरी 1998 के पहले बॉर्न हुए हैं एंड 1 फरवरी 2006 के बाद बॉर्न हुए, ऐसे कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। ओनली बिटवीन 20 टू 28 ईयर्स अगर आपकी एज आती है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। इसी के साथ कुछ रिलैक्सेशंस भी दिए हुए हैं। एससी एसटी कैटेगरी में अगर आप बिलोंग करते हैं तो 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ देखने मिलेगा, प्रोवाइडेड कि आप अगर किसी भी
कैटेगरी से एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं, सो आपके पास में पर्टिकुलर सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, मतलब कि आप 31 इयर्स की एज तक के अगर आप है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर पीडब्ल्यूबीडी का हम देखते हैं, तो अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है तो 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, 13 इयर्स फॉर ओबीसी एंड 15 इयर्स फॉर एससी एसटी। एक्स सर्विसमैन अगर है तो टू द एक्सटेंट ऑफ सर्विस रेंडर्ड बाय देम इन आर्म्ड फोर्सेस प्लस एन एडिशनल पीरियड ऑफ 3 इयर्स सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 50 इयर्स, मतलब कि अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन है वो देखने मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप विडो है या फिर डाइवोर्स्ड वुमेन है, सो 35 इयर्स की एज तक के आपको एज रिलैक्सेशन देखने मिलेगा, मीन्स 40 इयर्स फॉर एससी एसटी। एंड candidates having work experience in RBI, so to the extent of number of years of such experience subject to maximum of 3 years, so 3 years तक का एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ देखने मिल जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस एज ऑन 1 फरवरी 2026, तो एटलीस्ट आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम ऑफ 50% अगर आप इस एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं तो, एंड नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग ऑन पीसी, सो बेसिक जो कंप्यूटर का नॉलेज होता है लाइक वर्ड, एक्सेल एक्सेट्रा काइंड ऑफ थिंग्स, सो वो उसका बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से फॉर्म फिल करते हैं तो आइदर आप ग्रेजुएट होने चाहिए या फिर एटलीस्ट आपके पास मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th क्लास की डिग्री, 10th क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसके अलावा आपके पास में आर्म्ड फोर्सेस के जो एग्जामिनेशन होते हैं उससे रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट है तो वो भी वैलिड रहेगा, और 15 इयर्स ऑफ डिफेंस सर्विस एटलीस्ट आपके पास में होनी चाहिए। इसके बाद कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट इन पर्टिकुलर रिक्रूटिंग ऑफिस शुड बी प्रोफिशिएंट इन द लैंग्वेज। येस, आप जिस भी स्टेट के जिस भी जोन से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए। लाइक आपको यू शुड नो टू रीड, राइट एंड स्पीक एंड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, मतलब आपको उस लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे जैसे हमने देखा कि 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। सो अगर कहीं पर होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ CGPA देते हैं, OGPA देते हैं, सो इन दैट केस यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर आपका 6.75 CGPA है तो वो 60% मार्क्स एग्रीगेट इन परसेंटेज ऑफ मार्क्स हम देखें तो वो 60% कंसिडर किया जाएगा। अगर 5.75 किसी कैंडिडेट का CGPA है तो उसे 50% कंसिडर किया जाएगा। सो अकॉर्डिंगली आपने आपका अगर आपको भी CGPA अलॉट होता है तो आपने उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करके देखना है कि आपका कितना परसेंटेज बन रहा है। इसके बाद हम देखेंगे स्कीम ऑफ सिलेक्शन। सो यहाँ पर हमने पहले भी देखा है कि 2 स्टेजेस हमें देखने मिलेंगे जो कि है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन। इसी के साथ में जब आपका मेंस क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आपको एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी देनी होगी, इसके लिए कि आप जिस जोन से फॉर्म भर रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज में आप प्रोफिशिएंट है या नहीं। तो हम पहले देखते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमें यहाँ देखने मिलेंगे एंड 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स यानी कि इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी। सो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस रहेंगे इंग्लिश के लिए 30, मैक्सिमम मार्क्स भी 30 रहेंगे और 20 मिनट्स आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। इसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी में 35 क्वेश्चंस ईच एंड मार्क्स भी 35 ईच एंड 20 मिनट्स ईच। सो ऐसे टोटल आपका जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो 60 मिनट्स का होगा एंड 100 टोटल मार्क्स रहेंगे एंड टोटल क्वेश्चंस भी 100 रहेंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पर जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है उसका जो कट ऑफ है वो मोर देन 90 to 95 लगता है, जितना मैंने देखा हुआ है। सो अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने पढ़ाई उस लेवल तक की करनी है ताकि आप प्रीलिम्स क्लियर करें। इसके बाद हम देखेंगे मेंस एग्जामिनेशन। सो अगेन हमें यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने मिलेंगे और यहाँ पर 5 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सब्जेक्ट दिखेंगे जैसे कि रीजनिंग, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी मीन्स हमारा क्वांट्स, मैथ्स एंड इसके बाद जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर नॉलेज भी आपको यहाँ होना चाहिए। इसका टोटल टाइमिंग है 135 मिनट्स यहाँ पे और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस रहेंगे टोटल 200 एंड 200 मार्क्स के लिए। इसके बाद अगर कैंडिडेट का प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही क्लियर हो जाता है तो हम लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए जाएंगे जहाँ पर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फ्रॉम द ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन विल हैव टू अंडरगो दिस टेस्ट। सो बेसिकली हमें पता है कि ये हम जिस भी जोन से फॉर्म फिल कर रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज में हमारी प्रोफिशिएंसी टेस्ट करने के लिए ये जो पर्टिकुलर टेस्ट है ये कंडक्ट किया जाएगा। आफ्टर दिस
अ कैंडिडेट हैज़ टू क्वालिफाई इन ईच पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव टेस्ट सेपरेटली, मतलब कि जो मेंस और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में डिफरेंट सेक्शंस है वहाँ पर आपने सेपरेटली भी क्वालिफाई करना है। और आपको इसी के साथ में मेंस और प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में आपको नेगेटिव मार्किंग देखने मिलेगी, जो कि है 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। एंड इसके बाद यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम देख सकते हैं कि जब मेंस के लिए कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा, सो इट विल बी 10 टाइम्स द नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, मतलब जितनी वैकेंसीज़ है उसके 10 टाइम्स कैंडिडेट्स यहाँ पे मेंस के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे। और जो कैंडिडेट्स मेंस के लिए अपीयर होंगे उसके बाद में 2 टाइम्स द नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे फॉर द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। आफ्टर दिस, final selection will be on the basis of candidates' performance in the online examination in the order of merit, qualifying in LPT and medical fitness, verification of certificates etc. मतलब कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन, इसके बाद में जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, इसके बाद मेडिकल फिटनेस होगा एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही जो फाइनल सिलेक्शन है आपका हो पाएगा। इसके एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में हम देखेंगे अपेंडिक्स 3 में। सो the candidates have to select the exam center corresponding to the office he or she has applied for, मतलब आप जिस भी जोन या जिस भी ऑफिस के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर्स है वो उसी के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। एंड नो रिक्वेस्ट फॉर द चेंज फॉर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन विल बी एंटरटेन्ड, मतलब आपको जो एग्जामिनेशन सेंटर एक बार मिल गया आपको वहीं जाना है, कोई भी चेंजेस यहाँ पे आपको इसके लिए देखने नहीं मिलेंगे। इसके बाद हम देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि होता है पे स्केल। सो यहाँ पे जो बेसिक पे होता है वो है 29,000 पर मंथ, बट अगर हम इसके साथ में अलाउंसेस एंड इमोल्यूमेंट्स देखें, सो जो मंथली ग्रॉस इमोल्यूमेंट फॉर असिस्टेंट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 58,514 रुपीज़, मतलब कि मंथली आपके हाथ में इतना सैलरी तो आएगा अगर आप इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट होते हैं। इसी के साथ हाउस रेंट अलाउंस ऑफ 15% ऑफ पे विल बी पेड टू देम एडिशनली इफ़ दे आर नॉट स्टेइंग इन बैंक्स अकोमोडेशन, मतलब कि अगर आप बैंक के प्रोवाइडेड क्वार्टर्स में नहीं रहना चाहते हैं, अगर आप अलग रहना चाहते हैं कहीं पे, तो इसके लिए आपको 15% हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। सो दिस इज़ अ वेरी नाइस थिंग। इसी के साथ यहाँ पे पर रिक्विज़ाइट्स है, मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे पर्क्स होते हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, मतलब बहुत सारे अलाउंसेस एंड मेडिकल एक्सपेंसेस, इसी के साथ डिस्पेंसरी फैसिलिटी, एनुअल हेल्थ चेकअप फैसिलिटी, बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको इसके साथ यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। आफ्टर दिस प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, सो ये पर्टिकुलरली SC ST OBC एंड PWBD कैंडिडेट्स के लिए है कि अगर जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है उसके पहले कुछ ट्रेनिंग सेशन के टाइप ये होता है जिसमें आपको बताया जाता है कि एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट होगा। कुछ क्वेश्चंस होते हैं बट वो क्वेश्चंस फाइनल क्वेश्चंस नहीं होते हैं, इट इज़ जस्ट फॉर एग्जाम्पल बेसिस। सो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो कैंडिडेट इस टेस्ट में या इस प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग में अप्लाई करना चाहते हैं, सो उन्हें भी प्रॉपरली इसके लिए अप्लाई करना है। लाइक हु डिज़ायर टू अवेल देमसेल्व्स ऑफ सच ट्रेनिंग में राइट थ्रू ईमेल टू द रीजनल ऑफिस, मतलब जिस भी रीजन से आप फॉर्म भर रहे हैं वहाँ पे आपको ईमेल के थ्रू लिखना है कि आप इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एंड ये आपको 10 मार्च से पहले करना है। इसके बाद हम देख लेते हैं फ़ीस एग्जामिनेशन की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फ़ीस है ये नॉन रिफंडेबल है, एंड SC ST PWBD एंड EXS यानी कि एक्स सर्विसमैन, सो इनके लिए जो है 50 रुपीज़ यहाँ पे अमाउंट है एग्जामिनेशन फ़ीस प्लस 18% GST। और अगर हम जनरल OBC एंड EWS कैटेगरी देखें तो यहाँ पर 450 रुपीज़ प्लस 18% GST आपको एग्जामिनेशन फ़ीस पे करनी है। स्टाफ अगर RBI के है तो यहाँ पर किसी भी तरह की कोई एग्जामिनेशन फ़ीस आपको पे नहीं करना है। आफ्टर दिस एप्लीकेशंस विदाउट द प्रिस्क्राइब्ड फ़ी और इंटिमिडेशन चार्जेस शैल बी समरली रिजेक्टेड, मतलब कि आपका अगर फ़ीस पे नहीं हुआ है तो आपका एप्लीकेशन यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा। रिजर्वेशन गाइडलाइंस, सो जो भी कैंडिडेट्स SC ST OBC किसी भी कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट्स अवेलेबल हो। एंड आफ्टर दिस फॉर SC ST एंड OBC कैंडिडेट्स, सो येस आप अगर रिजर्वेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं लाइक एज रिजर्वेशन, एज रिलैक्सेशन, सो आपके पास में प्रॉपर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में आपके जो भी सर्टिफिकेट्स है वो सब कुछ अवेलेबल यहाँ पे होना चाहिए। OBC कैंडिडेट्स के लिए अगर आप OBC कैटेगरी में बिलोंग करते हैं बट अगर आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको यहाँ पे OBC का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आपको जनरल कैटेगरी से यहाँ पे आपका फॉर्म जो है वो फिल करना पड़ेगा।
EWS कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे गाइडलाइंस है कि आपके पास प्रॉपर आपका इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट होना चाहिए ताकि आप EWS के बेनिफिट्स के लिए बेनिफिट्स को अवेल कर सके। इसी के साथ PWBD कैंडिडेट्स, जो भी कैंडिडेट्स इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, तो आपके पास भी पर्टिकुलर आपके जो भी डिसेबिलिटी है उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। After this, use of scribe and compensatory time. So if in case of person with benchmark disabilities in the category of blindness, locomotor disability, etc., may avail the facility of scribe if so desired by the person। मतलब अगर आपको blindness या locomotor disability से related कोई disability है, so आप scribe के लिए apply कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्राइब के लिए भी उन्होंने गाइडलाइन दी हुई है कि जो स्क्राइब का क्वालिफ़िकेशन है वो पोस्ट के क्वालिफ़िकेशन के कंपैरिजन में एक स्टेप कम होना चाहिए। एंड अगर कोई कैंडिडेट स्क्राइब के लिए अप्लाई करता है तो उन्हें एग्ज़ामिनेशन के टाइम पर 1 आवर के एग्ज़ाम के लिए 20 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम कॉम्पेंसेटरी टाइम दिया जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर। सो एप्लीकेशन फ़िल करने से पहले यहाँ पे लिंक दी हुई है, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट पैनल ईयर 2025। अगर आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं, सो इन दैट केस आप डायरेक्टली इस लिंक पर जाके आपका फॉर्म फिल कर सकते हैं। प्री रिक्विज़ाइट्स फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन, मतलब कि फॉर्म भरने से पहले आपने कुछ चीज़ें आपके पास जो रेडी करके रख लेनी है, वो है फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इन JPG फॉर्मेट। इनको फॉर्मेट्स भी हम आगे देख लेते हैं। और इसी के साथ एप्लीकेशन फ़ीस आपके पास में होनी चाहिए। वैलिड ईमेल आईडी शुड बी देयर, ताकि आपका जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस है इस पर्टिकुलर वैकेंसी से रिलेटेड, वो आपको आपकी ईमेल आईडी के थ्रू अपडेट किया जाए। सो अगर आपको फॉर्म फिल करना है, सो कैंडिडेट्स विल हैव टू रिक्वायर to enter the basic details and upload the photograph, signature, left thumb impression and handwritten declaration in the online application form। मतलब कि फॉर्म भरते वक्त में आपको कुछ बेसिक डिटेल्स डालनी है, कुछ सर्टिफिकेट्स डालने पड़ेंगे मे बी, एंड आपका जो फोटोग्राफ है वो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करनी है, लेफ़्ट थंब का इम्प्रेशन अपलोड करना है, और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन है जो कि हम आगे देखेंगे, वो आपको यहाँ अपलोड करना है। तो इन डॉक्यूमेंट्स को आपने बिफोर हैंड प्रिपेयर करके रख लेना है। इसके बाद जब हम अप्लाई करने जा रहे हैं, सो अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन में आप जाएंगे। वहाँ पर आपने आपका नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड ईमेल आईडी पुट कर लेना है, और सबमिट करने के बाद में आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, जिसके बाद आपने आपका जो फर्दर फॉर्म है उसे फिल करना है। यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि आप आपका फॉर्म केयरफुली फिल करें और सभी डिटेल्स को एकदम अच्छे से वेरीफाई करें, और जो भी स्पेलिंग्स है नेम से रिलेटेड, आपके फादर के, हस्बैंड, जो भी स्पेलिंग्स है वो आपने करेक्टली फिल करनी है। और आप जैसे जैसे फॉर्म फिल कर रहे हैं आपने सेव एंड नेक्स्ट करके आपका डेटा वैलिडेट करना है। इसके साथ ही आपने फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर लेने के बाद आपका फॉर्म को पहले प्रीव्यू कर लेना है, मतलब कि फ़ाइनल सबमिशन से पहले आपने आपका फॉर्म को अच्छे से चेक कर लेना है कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। एंड फाइनली फिर आपने पेमेंट टैब पर जाकर पेमेंट कर देना है और फॉर्म सबमिट कर देना है। So please note that all the particulars mentioned in the online application, including the name of the candidate, category, date of birth, address, mobile number, email ID, center of examination, etc., will be considered as final and no modifications will be allowed after submission of the online application form। मतलब कि यहाँ पर जो particulars दिए हुए हैं, जैसे कि आपका नाम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, ये चीज़ें आप यहाँ पे मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे जब हमें करेक्शन विंडो मिलेगा। सो इन चीज़ों में आपने बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है। इसके बाद मोड ऑफ़ पेमेंट देखते हैं। सो पेमेंट आप ऑनलाइन किसी भी मेथड से कर सकते हैं, लाइक आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड, किसी भी तरह से आपका जो एग्जामिनेशन फ़ीस है उसे पे कर सकते हैं। एंड ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड ई-रिसीप्ट विल बी जनरेटेड, मतलब कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपको एक ई-रिसीप्ट भी मिल जाएगी, उसे आपने डाउनलोड करके अपने पास अच्छे से रख लेना है। आफ्टर दैट हम देखेंगे कुछ जनरल रूल्स, जो कि है कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर वैकेंसी इन वन ऑफिस ओनली एंड विल हैव टू ऑप्ट फॉर ऑनलाइन टेस्ट, यानी कि प्रीलिम्स एंड मेंस सेंटर विद इन द सेम स्टेट। मतलब कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल किसी एक स्टेट के किसी जोन से ही अप्लाई कर सकते हैं, और आपने जिस स्टेट से अप्लाई किया है उसी स्टेट में आपका प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन होगा। सो वहीं के सेंटर्स आप ऑप्ट कर सकते हैं।
देन कैंडिडेट नीड नॉट सबमिट सेंड एनी एड्रेस एप्लीकेशन प्रिंट आउट और एनी सर्टिफिकेट और कॉपीज़ देयर ऑफ एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब कि आपको किसी भी तरह की कोई हार्ड कॉपी कहीं पर भी भेजनी नहीं है, सिर्फ आपने ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पर आपका फिल करना है। आफ्टर दिस the candidate will be allowed to change preferences data entered only in the following field in the edit window post application: एग्जामिन सेंटर, फादर्स नेम, मदर्स नेम एंड 10th एंड 12th परसेंटेज। मतलब कि जब आपको करेक्शन विंडो मिलेगा उस टाइम पे आप इन चारों इन्फॉर्मेशन को ही करेक्ट कर सकते हैं, इसके अलावा किसी भी तरह का कोई करेक्शन आप वहाँ पर नहीं कर सकते। एंड अगर आप करेक्शन विंडो में किसी तरह का करेक्शन करते हैं, मतलब इन चारों पॉइंट्स में जो हमने अभी डिस्कस किए, सो आपको 200 रुपीज़ यहाँ पर फ़ीस पे करनी पड़ेगी करेक्शन विंडो में। इसके बाद हम देख लेते हैं गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग द डॉक्यूमेंट्स। सो आपको बिफोर हैंड जो चीज़ें रेडी करनी थी वो थी फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन एंड द हैंड राइटन डिक्लेरेशन। सो फोटोग्राफ इमेज जो रहेगी उसका साइज़ हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि 4.5 सेंटीमीटर्स इंटू 3.5 सेंटीमीटर्स की आपकी फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए। इसी के साथ उसके डायमेंशंस यहाँ पे दिए हुए हैं और साइज़ का जो फाइल है वो 20 to 50 KB के अंडर ही होना चाहिए। इसके साथ ही आपका जो फ़ोटोग्राफ है उसमें आपका फेस रिलैक्स्ड होना चाहिए, आंखें रेड नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह के सनग्लासेस या कैप पहना हुआ आपने नहीं होना चाहिए। प्रॉपर आपकी फ़ोटोग्राफ यहाँ पे रहनी चाहिए। यहाँ पर जो साइजेस दिए हुए हैं ये आप ऑनलाइन किसी भी टूल का यूज़ करके ईजिली इसे एडजस्ट कर सकते हैं। इसी के बाद फ़ोटोग्राफ कैप्चर। सो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करने के साथ साथ आपको लाइव फ़ोटो भी कैप्चर करनी है। सो उसके टाइम पर जो कि आप मोबाइल फ़ोन या फिर लैपटॉप के वेबकैम से भी कैप्चर कर सकते हैं। सो बस आपको मेक श्योर करना है कि आपका बैकग्राउंड लाइट हो एंड आपका क्लोथिंग आपने थोड़ा डार्क पहना हो ताकि कॉन्ट्रास्ट से आपका फ़ोटोग्राफ अच्छा रहे। और इसमें भी आपने किसी भी तरह का कोई सनग्लासेस या कैप वगैरह नहीं पहनी है जिसकी वजह से आपकी फ़ोटोग्राफ में प्रॉब्लम जाए। आफ्टर दैट हम देखते हैं सिग्नेचर, लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन के बारे में। सो सिग्नेचर आपने ब्लैक पेन से वाइट पेपर पे करनी है। इसके डायमेंशंस 140 × 60 पिक्सल्स रिक्वायर्ड है। साइज़ अगर हम देखें तो सिग्नेचर के लिए हमें 10 to 20 KB की फ़ाइल ही चाहिए और अगर लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन के लिए देखें तो 20 to 50 KB तक के फ़ाइल साइज़ आपका हो सकता है। लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर दोनों के लिए ही JPG या फिर JPEG फ़ाइल टाइप ही आपने यूज़ करना है। एंड डिक्लेरेशन का अगर हम देखें सो यहाँ पर फाइल साइज़ 50 to 100 KB तक की एक्सेप्टेबल है। डिक्लेरेशन भी हमें JPG एंड JPEG फ़ाइल टाइप में चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टेक्स्ट गिवन है जो कि हमें डिक्लेरेशन में लिखना होगा हमारे खुद की हैंडराइटिंग में। So I name of the candidate in the dash and hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will represent the supporting documents as and when required. So ये जो particular 3 लाइन का टेक्स्ट है ये आपने अपनी हैंड राइटिंग में लिखना है इन द डिक्लेरेशन। आफ्टर दिस हम यहाँ देखेंगे कि कौन से स्टेट में लोकल लैंग्वेज कौन सी हमें होनी चाहिए। सो द ऑफिस वाइज लोकल लैंग्वेजेस फॉर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आर एज फॉलोज़। सो अहमदाबाद के लिए जैसे लोकल लैंग्वेज है गुजराती। सो अगर आप अहमदाबाद से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको गुजराती लैंग्वेज आनी चाहिए बिकॉज इस लैंग्वेज में ही आपकी प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगी। इसी के साथ अगर हम देखें जम्मू में जैसे उर्दू, हिंदी या कश्मीरी लैंग्वेज, पटना से हिंदी या मैथिली। सो इन पर्टिकुलर लैंग्वेजेस में आपकी प्रोफिशिएंसी होना चाहिए अगर आप इस पर्टिकुलर जगह से फॉर्म फिल कर रहे हैं। इसके बाद लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस अवेलेबल एज मीडियम ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन। येस, सो अगेन यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आप अहमदाबाद से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपका जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है मतलब आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो हिंदी, इंग्लिश और गुजराती लैंग्वेज में आपको अपीयर करेगा। ऐसे ही आपको बेसिकली हिंदी और इंग्लिश में आपका एग्ज़ाम का पेपर रहेगा ही, बट इसके अलावा जो रीजनल लैंग्वेज है वहाँ की उसमें भी आपको पेपर देखने मिल जाएगा। लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स। सो यहाँ पे पर्टिकुलर ऑफिस से दिए हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अहमदाबाद से प्रीलिम्स का सेंटर हमें यहाँ देखने मिल जाएंगे जो कि है गांधीनगर, महसाना, राजकोट, सूरत एंड वडोदरा। और मेंस एग्जामिनेशन के लिए एग्जामिनेशन सेंटर्स थोड़े कम देखेंगे कंपैरेटिवली। सो यहाँ पर आपको अकॉर्डिंगली लोकेशन या फिर रीजन वाइज कितने सेंटर्स है प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए, दोनों ही आपको चीज़ें यहाँ पे देखने मिल जाएगी।
इसके बाद हम देखेंगे कि कुछ ईमेल एड्रेसेस यहाँ पे दिए हुए हैं पर्टिकुलर ऑफिस से। मतलब आपको अगर किसी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम आता है, जैसे अगर आप मुंबई से फॉर्म फिल कर रहे हैं और कोई प्रॉब्लम आपको आती है, तो आप इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पर आपकी प्रॉब्लम रजिस्टर करा सकते हैं एंड आपको अकॉर्डिंगली उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। इसके बाद आपको वेरियस सर्टिफिकेट्स एंड फॉर्मेट देखने मिलेंगे सर्टिफिकेट्स का, जो कि आपके पास होने चाहिए। मतलब आपके जो भी सर्टिफिकेट्स है वो इन पर्टिकुलर फॉर्मेट्स में ही होने चाहिए। सो इसके साथ हम पहुंच जाते हैं इस नोटिफिकेशन के एंड पे। इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। सो अब आप बिना देर किए आपका फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट तक के वेट हमें नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम चलते हैं वीडियो के एंड पे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि इसके बाद कोई भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस हो तो वो आपको जल्दी से जल्दी पता चल जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।